हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी वर्मा और आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक मैंने लिया है ड्रामा एंड आर्ट से एंड टॉपिक का नाम है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट। कि हम क्या एम्स है एंड क्या ऑब्जेक्टिव है विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट को पढ़ाने के, क्यों पढ़ाया जाता है विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट को। तो अब अगर मैं बात करती हूँ कि ये जो टॉपिक है विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले अब हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। ठीक है, ये विजुअल आर्ट होती क्या है, परफॉर्मिंग आर्ट होती क्या है। और अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, जैसा कि आप सबको पता है कि हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ, तो इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी आपको प्रीवियस स्लाइड में इंक्लूड कर चुकी हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने यही सेम इंट्रोडक्शन जो है इस क्वेश्चन में लिखनी है अगर आपको इनकेस ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मैं इस चीज़ को कवर अप करवा चुकी हूँ, सो दैट कि ये वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए और ये बार बार वही चीज़ रिपीट ना हो, इसीलिए मैं इसको डील नहीं करवाऊंगी। ये मैं आपको टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करवाऊंगी। अगर आपको इन दोनों स्लाइड्स की एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी तो आप प्रीवियस जो मेरी वीडियो थी उनको आप देख सकते हो और वहाँ से एक थोड़ा आइडिया ले सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ आर्ट से। अगर हम बात करें टाइप ऑफ आर्ट की, तो ये कुछ वेरियस टाइप की आर्ट होती है। ऐसा नहीं है कि यही आपकी कुछ टाइप्स ऑफ आर्ट है, वेरियस टाइप्स ऑफ आर्ट होती है। कुछ बुक्स का मानना है कि 64 टाइप्स ऑफ आर्ट को जो है देखा गया है, या मतलब प्रेजेंट होती है 64 टाइप की आर्ट। ठीक है, तो उनमें से कुछ आर्ट्स के नेम जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए, जो मुझे हमारी बुक में मिले, बीएड की बुक, जो कि हमारी ड्रामा एंड आर्ट सेकंड सेमेस्टर में है। तो उनमें से जो हमारा जो आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज ऑन विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट। पहले हम समझेंगे कि ये दोनों आर्ट होती क्या है। आफ्टर दैट वी विल स्विच टू द टॉपिक कि इन दोनों के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इन विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट को पढ़ाया जाता है किसी भी स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में। बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ गाइस जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप चाहे तो बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो, सो दैट कि आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो यहाँ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टार्ट करेंगे हम विजुअल आर्ट से। विजुअल आर्ट क्या होता है? विजुअल आर्ट एक फॉर्म ऑफ आर्ट होता है। फॉर्म ऑफ आर्ट मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ अ आर्ट। ये एक आर्ट का एक टाइप है। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ आर्ट दैट यू कैन सी, मतलब एक ऐसी फॉर्म है ये आर्ट की जिसको हम देखते हैं। ठीक है, जिसमें क्या करता है, जैसे कि हमने बोला था कि आर्ट इज अ क्रिएटिविटी। ठीक है, कोई भी काम अगर हम क्रिएटिव वे में कर रहे हैं तो दैट इज अ आर्ट। तो सो ऑब्वियस है दैट क्रिएट वर्क। यहाँ पे जो विजुअल आर्ट में होगा, यहाँ पे हम कोई क्रिएटिव काम करेंगे, है ना, क्रिएटिव चीज करेंगे, और वो आर्ट जो होगी वो मेनली वो चीज़ होगी जिसको हम देख सकते हैं। जैसे कि इसमें हम इंक्लूड करेंगे मेनली जो विजुअल आर्ट के अंडर आएगा दैट इज पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पटिंग, आर्किटेक्चर एक्सेट्रा। तो आई गेस जहाँ तक मुझे लगता है कि पेंटिंग, ड्राइंग एंड आर्किटेक्चर, ये नाम तो बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर होते हैं हर एक स्टूडेंट के लिए। स्कल्पटिंग भी एक, मतलब वैसे तो कॉमन ही नेम है, बट अगर आपको नहीं पता तो इसको बोलते हैं मूर्तिकला। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, पेंटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, स्कल्पटिंग हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, ये जो सारी जो चीज़ें हैं ये किस आर्ट के अंडर आएगी? ये आएगी हमारी विजुअल आर्ट के अंडर। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि विजुअल आर्ट होती क्या है। और इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये मोस्ट एशियंट फॉर्म ऑफ आर्ट है। विजुअल आर्ट एक मोस्ट एशियंट फॉर्म ऑफ आर्ट है, और ये एक ऐसी आर्ट होती है जिसको हम देख सकते हैं, और जनरली इसमें पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पटिंग, आर्किटेक्चर एक्सेट्रा, ये जो चीज़ें होती है ये इंक्लूड होती हैं। ओके, अब नेक्स्ट की बात करते हैं दैट इज परफॉर्मिंग आर्ट।
परफॉर्मिंग आर्ट क्या होता है? अगर हम बात करें परफॉर्मिंग आर्ट की तो सो ऑब्वियस टाइप ऑफ आर्ट तो ये भी है, ठीक है, आर्ट का ये एक टाइप है, यहाँ पे भी क्रिएटिविटी आएगी। लेकिन इसमें हम क्या बात करेंगे, यहाँ पे जो हम क्रिएटिविटी बनाएंगे, मतलब यहाँ पे जो आर्ट जो परफॉर्म की जाएगी, दैट परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। ये जो आर्ट है इसको किसके सामने प्रेजेंट किया जाता है या परफॉर्म किया जाता है? इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। इस आर्ट को ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल से बेटर समझोगे, जैसे आपका डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, ड्रामा हो गया, तो इसमें क्या कर रहे हो, जब आप डांस कर रहे हो तो ऑडियंस आपको क्या कर रही है, देख रही है उस टाइम पे। आप म्यूजिक अगर गा रहे हो, कोई भी सॉन्ग आप गा रहे हो तो ऑडियंस आपकी सुन रही है। ड्रामा आप थिएटर कर रहे हो या कुछ भी चीज़ कर रहे हो तो वहाँ पे जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑडियंस होगी, वो आपको देखेगी, तो दैट कम्स अंडर परफॉर्मिंग आर्ट। और विजुअल आर्ट, अब ऐसा तो नहीं होता है ना कि हम जो हमारी ये पेंटिंग एंड ऑल होती है इनको हम नहीं देखते हैं, इनको भी हम देखते हैं, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि जब आप कोई ड्राइंग बना रहे हो या पेंटिंग कर रहे हो या स्कल्पटिंग कर रहे हो तो कोई ऑडियंस आपकी हो ही हो। तो ये एक स्लाइट डिफरेंस बोल सकते हैं हम इन दोनों में। तो होप सो आपको दोनों के मीनिंग क्लियर होंगे, क्योंकि अगर आपको मीनिंग ही क्लियर नहीं होंगे तो आपका टॉपिक जो है वो घूमता रहेगा। और जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है इस बुक को, ड्रामा एंड आर्ट को, आपकी मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो बात करेंगे, जिनका मेन फोकस जो रहेगा वो इन्हीं दोनों आर्ट पे रहेगा, दैट इज विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट। तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट में क्या डिफरेंस है। आपने सिंपली एग्जांपल से ध्यान रखना है कि विजुअल आर्ट के अंदर आएगी आपकी ड्राइंग एंड पेंटिंग, एंड परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर आएगा आपका डांसिंग, ड्रामा एक्सेट्रा। ओके, तो ये था हमारा कुछ हमने इंट्रोडक्शन टाइप की बात कर ली अपने मेन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। दिस इज आवर मेन टॉपिक, ठीक है, दैट इज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, परफॉर्मिंग आर्ट एंड विजुअल आर्ट। अब मैं आपको परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में बता चुकी हूँ कि परफॉर्मिंग आर्ट क्या होता है, विजुअल आर्ट के बारे में बता चुकी हूँ कि विजुअल आर्ट क्या होता है, और टीचिंग का मतलब तो आपको पता ही होगा कि टीचिंग क्या होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फिर इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। एम्स और ऑब्जेक्टिव, अगर मैं आपको समझाऊं कि एम्स क्या होते हैं एंड ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, तो जैसे हम बोलते हैं कि व्हाट इज़ योर एम, आपका एम क्या है, तो हम बोलते हैं कि माई एम इज़ टू बिकम अ डॉक्टर, माई एम इज़ टू बिकम अ प्रोफेसर, ठीक है। तो मतलब अगर आप मान लो आपका एम जो है प्रोफेसर बनना है तो आपको क्या करना होगा उसके लिए, फर्स्टली आपको क्या करना होगा, आपको अपनी मास्टर कंप्लीट करनी होगी, मास्टर कंप्लीट करने के बाद आपको नेट क्वालिफाई करना होगा, नेट क्वालिफाई करने के बाद आपको क्या करना होगा, पीएचडी करनी होगी, आफ्टर दैट आप जो है प्रोफेसर बन सकते हो। तो जो प्रोफेसर बनना है दैट इज योर एम। और जो आप एमएससी कर रहे हो, उसके बाद आप नेट क्वालिफाई कर रहे हो, उसके बाद आप पीएचडी कर रहे हो, तो ये जो स्मॉल स्मॉल जो आप स्टेप ले रहे हो दैट इज ऑब्जेक्टिव। तो हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो स्मॉल स्मॉल आपके स्टेप होते हैं जिनको आप परफॉर्म करते हो सो दैट कि आप अपने एम को अचीव कर पाए। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है। दो जब हम इनको पढ़ते हैं तो हम इनको कहीं ना कहीं साथ लेके चलते हैं, बट एक्चुअल में इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आपको अपने माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एक्चुअली है क्या, दोनों एक ही टर्म है या दोनों अलग अलग टर्म है। दो इस क्वेश्चन से हमारा इसका एज सच कोई लिंक नहीं है, हम इसको डायरेक्टली क्योंकि हम तो पॉइंट्स की बात करेंगे तो वहाँ पे एज सच हमारे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा, बट जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं लाइक जैसे आई एम फ्रॉम लाइफ साइंसेज बैकग्राउंड, तो लाइफ साइंसेज में होता है या फिजिकल साइंसेज में आपको डिफरेंस आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, सो यू हैव टू क्लियर दिस टर्म। ओके, तो हम बात करते हैं एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। अब बात करते हैं कि ये जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है ना, मतलब कि क्या एम्स है आपके, क्या ऑब्जेक्टिव है आपके, क्यों आप पढ़ा रहे हो, टीचिंग ऑफ टीचिंग परफॉर्मिंग आर्ट एंड विजुअल आर्ट, मतलब परफॉर्मिंग आर्ट और विजुअल आर्ट को आप एक स्कूल में पढ़ा रहे हो, ठीक है, एक कॉलेज में पढ़ा रहे हो, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, तो क्यों पढ़ा रहे हो, आपका मोटिव क्या है उसके पीछे,
ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे मेन पॉइंट। अब इसके अंदर मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट को इंक्लूड किया है, तो हम स्टार्ट करते हैं हर एक पॉइंट को वन बाय वन। अगर आपने मेरी आर्ट एंड ड्रामा की सेकेंड वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था इम्पॉर्टेंस ऑफ आर्ट इन एजुकेशन एंड लाइफ। तो अगर आपने कहीं ना कहीं वो वीडियो देखी है तो वो कहीं ना कहीं आपके रिलेट करेगी इस वीडियो के साथ, और ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा हेल्प करेगी इस कंटेंट को समझने के लिए। क्योंकि एक ही बात है ना, अगर हम आर्ट की बात करें कि आर्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, या हम स्पेशल एम्फेसिस दे ले कि परफॉर्मिंग आर्ट और विजुअल आर्ट की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों आप मतलब पढ़ाते हो उसको। ठीक है, तो अगर आपको वो पॉइंट क्लियर है तो आपको ये पॉइंट भी बहुत ईजी लगेंगे। तो ओके, स्टार्ट करते हैं अब हमारे फर्स्ट पॉइंट के साथ, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन पावर। ठीक है, जो परफॉर्मिंग आर्ट है एंड विजुअल आर्ट है उसको अब यहाँ पे आपने नॉर्मल आर्ट नहीं, जब आप इनको एक्सप्लेन करोगे तो आपने बार बार इन वर्ड्स को लिखना है, दैट इज परफॉर्मिंग आर्ट और विजुअल आर्ट। हो ही सकता है कि मैं जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो नॉर्मल आर्ट लेके चलूँ, लेकिन जब आपको अपना ये क्वेश्चन जब आपको आएगा तो यू हैव टू राइट दैट परफॉर्मिंग आर्ट एंड विजुअल आर्ट। ठीक है, सो दैट कि टीचर को लगे कि आपका जो एम्फेसिस है दैट इज आप इन दोनों की बात कर रहे हो। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि इमेजिनेशन पावर को ये बिल्डअप करता है कैसे। इमेजिनेशन पावर क्या होता है, जैसे कि आपको पता है ना कि आर्ट का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ क्रिएटिविटी। ठीक है, क्रिएटिव पावर है ये एक तरह की। तो आपको किसी भी फील्ड में, है ना, किसी भी फील्ड में अगर आपको अचीवमेंट चाहिए होती है या सक्सेस चाहिए होती है तो उसके लिए सबसे मस्ट, या हम बोल सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर कोई प्ले करता है तो दैट इज योर इमेजिनेशन पावर। आप कितने लेवल तक सोच सकते हो, आपकी क्रिएटिविटी लेवल कितना ज़्यादा है। तो इस तरह से जो आपकी जो इमेजिनेशन पावर है उसको अगर आपको बिल्डअप करना है, इसके लिए परफॉर्मिंग आर्ट एंड विजुअल आर्ट को आपके सब्जेक्ट आपके स्कूल में, आपके करिकुलम में इसको क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। अब कैसे, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। जैसे आपका एक एग्जांपल है इसमें, टू डांस लाइक अ बर्ड, ठीक है, या टू टच द मून। तो ये जो चीज़ें जो मैंने आपको बताई, क्या आपको लगता है कि ये रियल लाइफ में पॉसिबल है? ठीक है, ये एक, अब आप मून को कैसे टच कर सकते हो, ये प्रैक्टिकल चीज़ तो नहीं है, बट आप इसको क्या कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो किसकी इंपॉर्टेंस है ये, तो मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये आपकी क्या कर रही है, इमेजिनेशन पावर को क्या कर रही है, बिल्डअप कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या करोगे आप, ड्राइंग के थ्रू तो ये बता ही सकते हो ना, है ना। और डांस लाइक अ बर्ड किसके थ्रू बता सकते हो, परफॉर्मिंग आर्ट के थ्रू। और नो डाउट आप विजुअल आर्ट में भी इसे ड्रॉ करके क्या कर सकते हो, बता सकते हो। तो इसीलिए जो इस तरह से जो है ये विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट हमारी इमेजिनेशन पावर को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। होप सो आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। अब आपको पता है कि जो कोई भी आर्ट हो, आइदर इट इज परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट, ये क्या करती है, आपके अंदर की क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। अब आप कोई चीज़ ड्रॉ कर रहे हो, है ना, जैसे मैंने आपको बोला कि विजुअल आर्ट के अंदर आपके ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पटिंग, आर्किटेक्चर एक्सेट्रा। अब देखो, जब आप कोई, जैसे हम स्कल्पटिंग का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मूर्ति कला हमने बोला था उसको, तो जब आप कोई भी मूर्ति बना रहे हो तो देखो उसको कितने मतलब अलग अलग तरह से बना सकता है कोई भी पर्सन, बहुत ज़्यादा कितने डिफरेंट स्टाइल से बनाते हैं लोग। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर वो आर्ट है, और वो हमेशा क्या करते हैं, उस चीज़ को हमेशा इम्प्रूव करते रहते हैं। वो क्या है, वो है क्रिएटिविटी। और सेल्फ एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ, अपने आप को एक्सप्रेस करना। तो अपने आप को एक्सप्रेस कहाँ करोगे आप, परफॉर्मिंग आर्ट, आप थिएटर कर रहे हो, ठीक है, डांस कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या है, जो भी आपके इमोशंस है उनको आप क्या कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप परफॉर्मिंग आर्ट और विजुअल आर्ट को अपने स्कूल करिकुलम में ऐड कर देते हो, या बच्चों के लिए मतलब बच्चों को ये चीज़ पढ़ाते हो, तो उनके अंदर जो क्रिएटिविटी होती है और या उनका जो सेल्फ एक्सप्रेशन होता है, वो जो पार होती है वो क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। क्योंकि आपको पता ही है स्कूल में बहुत सारे क्या होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो कॉम्पिटिशन में आप ड्राइंग कॉम्पिटिशन करवा सकते हो, कोई स्किट एंड डांसिंग कॉम्पिटिशन करवा सकते हो। तो इससे क्या हो जाता है, बच्चों को एक चांस
चांस मिल जाता है कि उनके अंदर का जो उनके अंदर के जो टैलेंट्स हैं उनको वो बाहर निकाल पाए और अपने आप को, अपनी क्रिएटिविटी वो क्या कर सके, दिखा सके और अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। नेक्स्ट इज कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि जो आर्ट है वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है, हर एक पर्सन को यूनिक बनाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर एक पर्सन के आइडियाज एंड थॉट्स एंड इमोशंस अलग अलग होते हैं और उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना, तो उसके लिए वो अलग अलग मेथड भी चुनते हैं। ठीक है, हो ही सकता है कि कोई अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए ड्राइंग का यूज़ करे, हो ही सकता है कोई अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए डांसिंग का यूज़ करे। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन की हमने पर्सनैलिटी को बनाना है ना, तो या हमने उनके अंदर कोई कैरेक्टर को बिल्डअप करना है, तो उसमें भी क्या होती है, विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट इज कल्चर एंड सोशल इंटरेक्शन। अगर हम बात करें कल्चर एंड सोशल एक्सप्रेशन की, तो दैट इज कि आज हमारी प्रेजेंट डे में हमारा कल्चर क्या है, सोसाइटी के साथ हम कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम सोशल इंटरेक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें भी कहीं ना कहीं परफॉर्मिंग आर्ट एंड विजुअल आर्ट क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि आपको पता है कि आर्ट के थ्रू हमारी हमारी कल्चर को एक बेस्ट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। अब अगर हम बात करते हैं परफॉर्मिंग आर्ट के थ्रू, आपके स्कूल में कभी भी कोई भी फंक्शन होता है तो हमेशा क्या होता है, हमेशा वहाँ पे एक फोक डांस रखा जाता है। आप पंजाब साइड जाओगे तो आप हमेशा देखोगे कोई भी उनका फंक्शन होगा, एक पंजाबी डांस तो हमेशा होता है। ठीक है, हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में क्या होता है, हमारी एक नाटी, हिमाचली नाटी तो होती ही होती है। तो वो क्या बताती है आपको, आप जब परफॉर्म कर रहे हो तो आप अपने कल्चर को क्या कर रहे हो, वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना। बच्चों को पता लग रहा है कि हाँ, हमारी कल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है। तो परफॉर्मिंग आर्ट एंड विजुअल आर्ट कहीं ना कहीं हमारे कल्चर और सोशल एक्सप्रेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट एंड नॉलेज ऑफ एशियंट कल्चर एंड ट्रेडिशन। अब देखो, ये यहाँ पे बात की थी आज के जो आज का जो हमारा ट्रेडिशन है या हमारा कल्चर है। अब बात करें कि परफॉर्मिंग आर्ट एंड विजुअल आर्ट का ये भी इम्पोर्टेंस है, इसको हम कॉलेज या स्कूल्स में इसीलिए भी पढ़ाते हैं सो दैट कि बच्चों को नॉलेज हो कि हमारा जो एशियंट कल्चर था या प्राचीन जो भी हमारी संस्कृति थी, कला थी या हमारे ट्रेडिशन जो रीति रिवाज थे वो कैसे थे। तो वो क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको मैं आपको बताया है मैंने आपको कि विजुअल आर्ट में क्या होता है। जैसे कि विजुअल आर्ट की हेल्प कैसे ले सकते हैं हम, पुरानी पेंटिंग्स होती हैं, ठीक है। तो अगर स्कूल में बच्चों को ये सिखाया जाएगा विजुअल आर्ट में, अगर हम बच्चों को कोई ड्राइंग करना सिखा रहे हैं, कोई पेंटिंग बनाना सिखा रहे हैं, तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि हम उनको हमेशा कोई नई चीज़ें बनाने के लिए सिखाएं। तो हम कोई थीम, ऐसी पुरानी थीम भी ले सकते हैं, उनको कोई एक ऐसे पिक्चर दिखा सकते हैं कि जहाँ पे उन्हें कोई पर्टिकुलर नॉलेज मिले कि हाँ, हमारे एशियन टाइम में हमारा कल्चर कैसा होता था। ठीक है, उन पेंटिंग को देख के उन्हें पेंटिंग जब वो बनाएंगे तो उससे क्या होगा, वो पर्सन, वो बाकी स्टूडेंट्स जो उन पेंटिंग को देखेंगे उनके अंदर भी क्या होगा, उनको भी मतलब नॉलेज मिलेगी कि हाँ, हमारा जो पास्ट का जो ट्रेडिशन था वो कैसा था, कल्चर जो था वो कैसा था और क्यों था, क्या उसकी इम्पोर्टेंस थी। ठीक है, और परफॉर्मिंग आर्ट भी, जैसे आप हमारे ओल्ड सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है, ओल्ड डांसेस होते हैं, तो यहाँ से भी कहीं ना कहीं हमें अपने जो एशियंट जो कल्चर था या ट्रेडिशन था उनकी नॉलेज मिलती है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। अब जो परफॉर्मिंग आर्ट है और विजुअल आर्ट है, ये हमारी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ में किस तरह से हेल्पफुल होती है। अगर हम सबसे पहले बात करें फिजिकल हेल्थ का मतलब क्या हुआ या फिजिकल ग्रोथ का मतलब क्या हुआ। जैसे कि बच्चा स्कूल में जाता है, ठीक है, बच्चे को स्कूल में जब जाता है तो सो ऑब्वियस है कि वो प्ले ग्राउंड में भी जाएगा। प्ले ग्राउंड में क्या होता है, उनको गेम्स खिलवाई जाती है ना, खिलाई जाती हैं, या उनको कोई योगासन वगैरह करवाए जाते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, वो फिजिकली फिट हो रहे हैं, ठीक है, उनकी फिजिकल ग्रोथ हो रही है।
लेकिन व्हाट अबाउट मेंटल, आपको पता है वैसे तो योगासन, मेडिटेशन एंड ऑल कहीं ना कहीं हमारी मेंटल ग्रोथ को भी बढ़ाते हैं, लेकिन क्योंकि हमें इसको आर्ट से रिलेट करना है तो क्या मतलब जब आप सिंगिंग करते हो तो क्या होता है, डांसिंग करते हो या ड्राइंग करते हो, वो आपके माइंड को क्या देती है, वो खुशी देती है, आपका जो मूड होता है वो एक हैप्पी मूड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हमने बात किया था कि आर्ट जो है ये एक बेस्ट मीडियम है जो आपके माइंड के अंदर जो भी स्ट्रेस आउट कंडीशन है, जिस भी मतलब प्रॉपर किसी भी सिचुएशन से अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, कोई भी चीज़ है जो आपके माइंड में घूम रही है जिससे आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो, तो उस चीज़ को भी कम करने में क्या करती है आपकी जो आर्ट है वो हेल्पफुल होती है। तो अगर आप कोई सिंगिंग कर लोगे, है ना, या आप कोई डांसिंग कर लोगे या आप कोई ड्राइंग कर लोगे, तो उससे क्या होगा, आपका जो भी स्ट्रेस होगा वो कम हो जाएगा। एंड अगर स्ट्रेस कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो आपकी क्या करेगा, मेंटल ग्रोथ को प्रमोट करेगा। तो इस तरह से अब मैंने आपको एग्जांपल दिया, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, और किसके अंडर आते हैं, परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट के अंडर आते हैं। नेक्स्ट इज क्लीनलीनेस एंड ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, ब्यूटीफाइंग एनवायरनमेंट। अब क्या होता है, क्योंकि अब जो पर्सन खुद आर्टिस्ट है तो इट इज़ ये तो सो ऑब्वियस है कि मतलब उसको ये चीज़ पता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। अब क्रिएटिव होने का मतलब ये नहीं होता है, हम बोलते हैं कि आर्ट वो है जब हम कोई भी काम को क्रिएटिव वे में करें, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी ना कि हर एक क्रिएटिव काम एक कॉम्प्लेक्स काम हो, ठीक है। क्रिएटिव का मतलब है कि वो साफ होना चाहिए, बेशक वो सिंपल हो लेकिन वो साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई पेंटिंग बना रहे हो और बहुत सारे आपने बहुत ही ब्राइट कलर आपने उसके लिए ले लिए, बहुत डार्क, बहुत सारे कलर्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आपने कलर ले लिए, तो वो क्या करेगा, वो आपकी पेंटिंग को शायद बढ़ाने की जगह ये क्या कर देगा, उसकी जो मतलब क्वालिटी है या जो भी आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे, हो ही सकता है कि वो मैसेज कन्वे ही ना हो पाए। तो विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट से, ठीक है, कहीं ना कहीं बच्चों को ये भी चीज़ पता लगती है कि क्या मतलब क्लीनलीनेस और उनके अंदर ब्यूटीफाइंग जो डेवलपमेंट है वो भी कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर इन्हांस हो जाती है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री में किस तरह से विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट हेल्पफुल होती है। ओके, तो समझते हैं इसको एग्जांपल से। जैसे आप देखते होंगे इन DID एंड ऑल, है ना, या आपके जो सिंगिंग शो आते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब कोई भी जो सिंगिंग शोज जो आते रहते हैं आपके, तो वो क्या है, या मान लो आप एक प्रोफेशनल डांसर हो, ठीक है, कोई एक प्रोफेशनल सिंगर हो, प्रोफेशनल एक पेंटर हो, तो क्या करते हो आप, अब जब आप एक प्रोफेशनल डांसर हो तो कहीं ना कहीं ऐसे कंपटीशन भी करवाए जाते हैं हमारी स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, जहाँ पे आप अपनी कंट्री को क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो। जब भी कोई आर्टिस्ट कोई भी चीज़ काम देखता है, करता है, सुनता है, स्पेशल जब वो सुनता है या देखता है तो वो क्या हो जाता है, वो इंस्पायर हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि आर्ट में एक ये भी पावर होती है कि आर्ट आपको इंस्पायर करती है। तो अगर आप किसी काम से इंस्पायर हो जाते हो ना, तो आप भी अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट उस चीज़ में होता है तो आप भी क्या हो जाते हो, डेडिकेटेड हो जाते हो उस पर्टिकुलर काम के लिए। और जब आप डेडिकेटेड हो जाते हो किसी काम के लिए तो आप वही चीज़ क्या करते जाते हो, वही चीज़ उसमें बेस्ट होने लग जाते हो, मतलब डे बाय डे उसमें प्रैक्टिस करते हो और डे बाय डे क्या हो जाते हो, उन चीज़ों में बेस्ट होने लग जाते हो। और जैसे जैसे आप में इम्प्रूवमेंट होती रहेगी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं एक वो स्टेज आएगी कि एक स्टेज तक आप ऐसे पहुंचोगे कि हो ही सकता है कि आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करो, है ना, एक बहुत ही प्रोडक्टिव काम कर रहे हो ना आप अपनी कंट्री के लिए। तो इस तरह से ये कंट्री के डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल होता है। बहुत सारी हमारी, अब जैसे बहुत सारे जो लोग हैं अदर कंट्री के लोग होते हैं, जब वो हमारी कंट्री में आते हैं तो क्या होते हैं, देखते हैं कि हमारा हमारा कल्चर क्या है, हमारा रिलीजन क्या है, हमारी कौन सी आर्ट जो है वो हमारी फेमस है, या हमारी कंट्री के लोग जब दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वो वहाँ जाके क्या करते हैं, हमारे आर्ट एंड थ्रू के आर्ट को क्या करते हैं, वहाँ पे प्रमोट करते हैं, वहाँ पे उसे अपना प्रोफेशन बनाते हैं। तो इस तरह से जो आर्ट है वो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट इज इमोशनल स्ट्रेंथ। दो मैंने आपको ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी स्ट्रेस आउट कंडीशन में हो, ठीक है,
तो आप बहुत वीक पड़ जाते हो। मान लो हो ही सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंस हो गया जो मतलब नहीं होना चाहिए, या मतलब बहुत ठीक है नेगेटिव कुछ हो गया है आपके साथ, तो आप बहुत ही ब्रेक डाउन हो जाते हो उस टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो आपके अंदर की जो विजुअल आर्ट है या परफॉर्मिंग आर्ट है, आप उस स्ट्रेस को अपनी मतलब अपने माइंड से निकालने के लिए आप डांस करना स्टार्ट कर देते हो, आप ड्राइंग करना स्टार्ट कर देते हो, सो दैट कि आप चाहे थोड़े टाइम के लिए ही सही, लेकिन उस पर्टिकुलर चीज़ को आप क्या कर जाते हो, भूल जाते हो। तो कहीं ना कहीं जो विजुअल आर्ट है और परफॉर्मिंग आर्ट है, तो इस तरह से वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को भी क्या करती है, बिल्डअप करती है। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग। अब जो विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट है, ये कहीं ना कहीं आपकी टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को भी इंक्रीज करते, मतलब हेल्पफुल, मतलब बहुत ही इंटरेक्टिव बनाती है। ठीक है, अब जो टीचर है अगर वो किसी एक जैसे कि हम बात ही करते हैं बीएड में, तो हम हमेशा मैक्सिमम जगह ये चीज़ यूज़ करते हैं कि जब भी टीचर क्लासरूम में आएगा या उसे अपनी पढ़ाई को अगर बहुत ही इफेक्टिव बनाना है, तो ही शुड यूज़ ऑडियो विजुअल एड। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे वो बच्चों को एक प्रैक्टिकल व्यू दे सकता है। अगर बच्चे को प्रैक्टिकली आप कोई चीज़ दिखा के सिखा रहे हो, तो उनकी जो लर्निंग पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। इन द सेम वे, ठीक है, आर्ट भी क्या करती है, जो टीचिंग मतलब सीखने और जो सिखाने की जो प्रोसेस है उसको इन्हांस कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फ्री टाइम। अब स्कूल में जैसे कि आपको पता होगा कि स्कूल में क्या होता है, पर्टिकुलर, ठीक है, आपके मैथ, साइंस, हिस्ट्री एंड ऑल, इन सब के पर्टिकुलर पीरियड्स तो होते हैं, लेकिन साथ में क्या होता है, आपको कुछ ऐसा टाइम भी रखा जाता है जहाँ पे आपका आर्ट का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, या आपका एक वीक में ही चाहे, लेकिन आपके ऐसे कुछ वीकली कोई ऐसे फंक्शंस होते रहते हैं। ठीक है, या कोई ऐसा कंपटीशन होता रहता है जहाँ पे आपको ये चीज़ सिखाई जाती है कि आप आपके अंदर की जो भी एबिलिटीज़ है या इंटरेस्ट है, उनको आप कैसे कैसे आप उसको एक क्रिएटिव लुक दे सकते हो। आपका जो भी फ्री टाइम है, रेदर देन वेस्टिंग इट, आप इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो हो ही सकता है कि आपके स्कूल में डांस कंपटीशन हो गया। ठीक है, डांस कंपटीशन होगा, तो कोई पर्सन अगर किसी को डांस में इंटरेस्ट हो या उसे वो आगे देख रहा हो उसमें अपना कैरियर, तो वो क्या करेगा, सो ऑब्वियस है ना कि वो डांस में पार्टिसिपेट करेगा। और जब भी उसको कोई फ्री टाइम मिलेगा तो क्या करेगा, जो भी चीज़ें उसने स्कूल में सीखी, तो उस फ्री टाइम में ट्राई करेगा कि वो उन स्टेप्स को प्रैक्टिस करे। सेम गोज विद ड्राइंग एंड पेंटिंग एक्सेट्रा। तो इस तरह से जिस परफॉर्मिंग आर्ट एंड विजुअल आर्ट, ये आपको हेल्प करती है कि आप अपने फ्री टाइम को भी एक प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन डिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट। अब हमने बताया था, अब मैंने जैसे आपको बताया था कि विजुअल आर्ट के अंदर जैसे मतलब ड्रामा भी आता है। ठीक है, और ड्रामा में जनरली अगर आपको पता है तो हम मतलब कहीं ना कहीं हम ग्रुप एक्टिविटी की बात करते हैं। और बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स भी अगर आपने देखी होगी, तो कई मतलब जब बड़े लार्ज स्केल में जब पेंटिंग्स बनती है, बड़ी बड़ी जब पेंटिंग्स कोई बनती है, तो कोई एक इंडिविजुअल उसे नहीं बनाता, हमेशा ग्रुप में वो चीज़ें बनाई जाती है ना। 3-4 लोग इकट्ठे मिलके किसी एक पर्टिकुलर पेंटिंग को बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, बच्चों को ये मतलब चीज़ सिखाई जाती है स्कूल में कि आपको कैसे ग्रुप में मिलके काम करना है। और जब आप ग्रुप में मिलके काम कर रहे हो, तो आपको कोई इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी ये चीज़ें जो है वो नहीं लानी है। आप सबको एक साथ मिलके काम करना है और एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है और उनको रिस्पेक्ट करनी है। क्योंकि आर्टिस्ट तो वही होता है ना जब जो अपने काम से ज़्यादा दूसरे के काम को अप्रिशिएट कर सके। तो इस तरह से ये जो डिसिप्लिन की जो भावना है, ये भी क्या कर सकता है, परफॉर्मिंग आर्ट एंड विजुअल आर्ट। जब आप ग्रुप में कोई चीज़ परफॉर्म करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज़ आ ही जाती है कि आपको पता लग जाता है कि हम सुपीरियर नहीं है। हमें अगर कोई भी काम को एक बेस्ट और बहुत अच्छे लेवल तक ले जाना है, तो हमें कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरह से परफॉर्मिंग आर्ट और विजुअल आर्ट को अगर हम अपने करिकुलम में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर डिसिप्लिन की भावना को भी बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। डिफरेंट लर्निंग स्टाइल का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल का मतलब ये हुआ कि
एक तो मतलब टीचिंग, जब स्कूल में जब हम कोई भी चीज़ हम जब पढ़ाते हैं तो एक होता है नॉर्मल एक्सप्लेनेशन, ठीक है, नॉर्मल आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, ठीक है, उससे आप चीज़ों को सिखा रहे हो। लेकिन अगर आप परफॉर्मिंग आर्ट और विजुअल आर्ट को रख रहे हो, आपके चैप्टर में हो ही सकता है कि कोई ऐसे भी चैप्टर हो जो शायद जिनको आप किसी पर्टिकुलर अगर इमोशंस के थ्रू बताए, ठीक है, आपके कुछ ऐसे चैप्टर होते थे जहाँ पे कोई स्पेशली आपकी हिंदी जो लिटरेचर की जो स्टोरीज होती थी या इंग्लिश की स्टोरीज होती, मतलब जनरली ये जो लिटरेचर्स जो बुक होती थी आपकी, उसमें क्या होता था, ये जो स्टोरीज बुक होती थी मेनली, तो वहाँ पे ना मतलब बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आपने जब चैप्टर को पढ़ना भी है तो आपने उसको एक प्रॉपर उस टोन में पढ़ना है कि हाँ लगना चाहिए कि अगर आपका वहाँ पे अगर सैड इमोशन है तो आपने अपनी वॉल्यूम को या टोन को कैसे थोड़ा स्लो डाउन करना है, अगर कोई एक्साइटेड चीज़ है तो आपने कैसे उसको पढ़ना है। तो ये जो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, तो इस तरह से जब आप डिफरेंट आर्ट को इंट्रोड्यूस करोगे अपने करिकुलम के अंदर, तो आप कोई अलग अलग तरीके हो ही सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारी आर्ट है इट इज़ अ साइलेंट वे ऑफ अ कम्युनिकेशन। नो डाउट हमें पता है कि लैंग्वेज इज़ अ बेस्ट मीडियम ऑफ अ कम्युनिकेशन, बट हमने ये भी तो बोला था ना कि जो हमारी आर्ट है इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ अ कम्युनिकेशन। तो ये कौन सा वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ये है साइलेंट वे ऑफ अ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, अपने स्टाइल को डिफरेंट मतलब थोड़ा अलग बना दिया। हम चीज़ों को यहाँ पे भी सीख रहे हैं लेकिन हम थोड़ा डिफरेंट वे में सीख रहे हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ एक्साइटिंग करिकुलम। अब क्या होता है, अब देखो जब कोई बच्चा है, जनरली जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आर्टिस्ट लोग होते हैं जनरली उनका एकेडमिक पे उतना इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उस एकेडमिक में भी इंटरेस्ट उसका बने, ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने करिकुलम को थोड़ा एक्साइटिंग बना सकते हैं। एक्साइटिंग बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट और विजुअल आर्ट जैसे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, या हम बोल सकते हैं कुछ ऐसे पीरियड रख सकते हैं अपने टाइम टेबल में, सो दैट कि बच्चों का भी इंटरेस्ट बना रहे। जब वो स्कूल में आएंगे तो उन्हें ये भी होगा कि ठीक है हम पढ़ रहे हैं मैथ साइंस और ये पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, कुछ उनके इंटरेस्ट की चीज़ें भी सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, ये अगर ड्रामा और विजुअल आर्ट को अगर आप सिखाते हो तो कहीं ना कहीं आप करिकुलम को थोड़ा एक्साइटिंग बना देते हो। नेक्स्ट इज मेकिंग द स्टूडेंट स्किलफुल एंड एक्टिव। अब स्किलफुल एक्टिव तो अब आपको पता ही लग गया होगा, क्योंकि अगर किसी पर्सन की फिजिकल डेवलपमेंट हो चुकी है, मेंटल डेवलपमेंट हो चुकी है, सोशल डेवलपमेंट हो चुकी है, तो सो ऑब्वियस है वो बच्चा अगर डेडिकेटेड है तो वो एक्टिव तो होगा ही। और मैंने आपको करवाया था कि आर्ट इज अ स्किल, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ को कर रहे हो, आपके अंदर किसी भी चीज़ को करने की एबिलिटी है, ठीक है, एक स्पेशल एबिलिटी है, तो वो क्या है, वो एक पर्टिकुलर स्किल है। तो इस तरह से आर्ट जो होती है, या हम बोल सकते हैं कि अगर हम स्कूल में विजुअल आर्ट या परफॉर्मिंग आर्ट जैसे सब्जेक्ट रखेंगे या ये चीज़ें सिखाएंगे बच्चों को, तो हम जो बच्चे जिनका इसमें ऑलरेडी वो इस चीज़ में उनका बहुत इंटरेस्ट है, हो ही सकता है वो बहुत अच्छे भी हो इसमें, लेकिन उस अच्छे को आप बहुत बेटर बना सकते हो, बहुत नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो अगर आप ये कुछ सब्जेक्ट जो है अपने स्कूल करिकुलम में ऐड कर दें। इससे क्या हो जाएंगे, बच्चे और ज़्यादा स्किलफुल हो जाएंगे और ज़्यादा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जो है वो शो कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे मेरे जो कि मैंने आपको करवाए थे, किसमें, हमारा जो आज का जो मेन टॉपिक था दैट इज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, कि क्या क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव थे, क्यों हम पढ़ाते हैं हमारे विजुअल आर्ट को एंड परफॉर्मिंग आर्ट को, क्यों मतलब विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट को पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों मतलब इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। ये मैंने आपके लिए कुछ 14 से 15 पॉइंट्स को ऐड किया है। होप सो आपको हर एक पॉइंट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू कमेंट, डू लाइक, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।